2014 में राजा भैया समाजवादी पार्टी के साथ थे, हमारे साथ नहीं थे, तभी वहाँ कमल खिला था। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था, तब भी वहाँ पर कमल खिला था। 2024 में भी मुझे पूरा विश्वास है कि कौशाम्बी लोकसभा हो, चाहे फूलपुर लोकसभा हो, चाहे प्रतापगढ़ लोकसभा हो, अर्थात यूपी की 80 की 80 सीटों पे भाजपा का कमल खिलेगा। इसलिए मैं नारा लगाता हूँ 100 में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। और श्री राहुल गांधी जी लगातार 2014 के बाद से प्रधानमंत्री बनने के लिए उतावले हैं। लॉन्चिंग भी होती है उनकी हर बार, लेकिन सफल नहीं होती। कि अगर अगली बार राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो वो इटली चले जाएंगे। और श्री अखिलेश यादव जी के लिए कहते हैं कि अगर इस बार वह लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए तो वो लंदन चले जाएंगे। पहली चीज़ तो भाजपा में कोई नाराजगी ना है ना होगी। अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में कह सकता हूं कांग्रेस सपा बसपा की जनता ने खटिया खड़ी कर दिया। इस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया घिनौनी देश विरोधी राजनीति के कारण से देश की सर्वोच्च अदालत ने शाहबानो मामले में गुजारा भत्ते का जो फैसला सुनाया, उस फैसले को बहुमत की ताकत पर देश की संसद में इनके पिताजी श्री राजीव गांधी जी ने बदला। संविधान की ये बात करते हैं। शासन की शक्तियों का दुरुपयोग करके चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने वाले संविधान की दुहाई देते हैं। जम्मू कश्मीर को 370 के हवाले करने वाले और देश में आतंकवादियों के प्रवेश का रास्ता खोलने वाले और जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में छोड़ देने वाले वो संविधान की बात करते हैं। यही गरीबी हटाओ का नारा दिए, गरीबों को मिटाने का काम किए। यही आज 10 किलो राशन की बात कर रहे हैं। जब इनकी सत्ता तो अभी 2047 तक आनी ही नहीं है, लेकिन कहीं सत्ता में आ जाएं तो 10 किलो राशन की जगह भाषण दे देंगे और बेच के खा जाएंगे। ये कांग्रेसियों का फार्मूला है। माफियाओं की कमर तोड़ करके रख दिया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने कानून बना दिया नकल पेपर लीक के मामले में, जिस प्रकार से प्रदेश सरकार इसको लेकर के सजग है, आने वाले समय में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आएगी, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य पूरे देश भर में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाले हैं, कमान संभाले हैं। कई जगह कई राज्यों में इनकी जनसभाएं हो रही हैं। वे हमारे साथ हैं। केशव जी, उत्तर प्रदेश के साथ आप झारखंड जा रहे हैं, कई राज्यों में जा रहे हैं। देश भर में आपको क्या लग रहा है, आप घूम रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में इशू है वही दूसरे राज्यों में है या अलग अलग राज्यों में थोड़ा इशू अलग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए जहाँ पार्टी की ज़रूरत है वहाँ केशव प्रसाद मौर्य मौजूद है। और देश भी चाहता है, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चाहता है तीसरी बार मोदी सरकार बने। और मुद्दा एक ही है देश में कि गरीबों का जो हमदर्द है, जो भ्रष्टाचार रूपी बीमारी का सही ढंग से इलाज कर रहा है, जो देश को आत्मनिर्भर बना रहा है, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है, भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, और जो हमारे सम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक, चाहे अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर हो और चाहे राष्ट्रीय महत्व का जो विषय है जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का हो, ऐसे तमाम विषय हैं जिन विषयों को लेकर के जो राष्ट्रीय स्तर पर बहस है, उस बहस के क्रम में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और उसका इंडी ठगबंधन जो है, और जो उस ठगबंधन का भी हिस्सा नहीं लेकिन भाजपा के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी हालत पतली है। अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में कह सकता हूं कांग्रेस सपा बसपा की जनता ने खटिया खड़ी कर दिया है। ये मुद्दे आपको लगता है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे उन्हीं पे चुनाव हो रहा है? हाँ, राष्ट्रीय मुद्दे तो देखिए, जब राष्ट्रीय चुनाव है तो मुद्दे तो राष्ट्रीय ही रहेंगे। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में हमारी डबल इंजन की सरकार है, तो राज्य सरकार की भी एक सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि कहावत है ना कि जान है तो जहान है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो रहता था सपा बसपा की सरकार के समय, वो अपने सुरक्षा के लिए खतरा महसूस करता था। आज जिनसे सुरक्षा के लिए खतरा महसूस होता था, उनको पुलिस की शक्ति के कारण, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होने के कारण, उनको आज डर लगता है कि अगर हम गड़बड़ करेंगे तो जेल भेज दिए जाएंगे।
तो प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, सुशासन के मुद्दे पर, जो लोगों की पहुंच है शासन तक, वो पहुंच के मुद्दे पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन बढ़ा। केशव जी, एक बड़ा प्रमुख विषय आपका रहा, बड़ा लोकप्रिय विषय रहा है। आप राम मंदिर के लिए, आंदोलन के लिए आपको हमने कार सेवा करते देखा, आपने राम ज्योत लेके चलते देखा। तो अब जब राम मंदिर बना, आपको लगता है कि जब आप जनता के बीच में जाते हैं उसका भी कोई रिस्पांस है? विपक्ष कह रहा है कि राम मंदिर को साहब वोट बैंक के लिए कैश कराना चाहते हैं। देखिए, विपक्ष की नज़र में यह चुनाव का मुद्दा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए, एक एक राम भक्त के लिए आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। यह सही है कि जो राम भक्त है वो ये मानता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार देश में नहीं बनी होती तो 500 साल रामलला के मंदिर निर्माण का जो इंतजार था वो हो सकता है 500 साल और बना रहता। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिला, भाजपा की देश में सरकार बनी और 500 साल बाद राम मंदिर अर्थात राष्ट्र मंदिर बनकर के तैयार हो गया। वह समरसता का सेंटर है। जिस राम राज्य की परिकल्पना देश दुनिया में सब लोग करते हैं कि कैसा राज्य हो, जैसे भगवान श्री राम का राज्य था, तो आज हम राम राज्य भी एक तरह से कहें कि उसके अनुसार मतलब कोई भूखा न रहे, कोई बीमार न रहे और कोई समस्याओं से ग्रस्त है तो समस्या उसकी दूर हो, यह सारे विषयों को लेकर के हमारी डबल इंजन सरकार काम कर रही है। इसलिए राम मंदिर हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, हमारा चुनाव का मुद्दा नहीं है। अब चुनाव में कोई रामलला का भव्य मंदिर बनवाए हैं, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के कारण बना है, तो बहुत बड़ी संख्या इस देश में राम भक्तों की है जो राम के नाम पर भी कमल का फूल बटन दबाते हैं, राष्ट्र के नाम पर भी कमल का बटन दबाते हैं, गरीब कल्याण के तमाम सारे काम जो हुए उसके मुद्दे पर भी कमल का बटन दबाते हैं, देश सुरक्षित है, देशवासी सुरक्षित है इसके लिए भी कमल का बटन दबाते हैं, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है इसलिए भी बटन दबाते हैं कमल का। कई कारण है सर। एक चीज़ है, आपने एक नैरेटिव दिया कि 400 पार, विपक्ष कह रहा था भी 400 पार इसलिए चाहते हैं कि ये संविधान में संशोधन करना चाहते हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, और वो कई लोगों के, आपके सांसदों, कई नेताओं के बयानों को कोट करते हैं। देखिए, श्री राहुल गांधी जी सूप बोले तो बोले, चलनिया बोले। मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, यही श्री राहुल गांधी जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में एक अध्यादेश जारी किए थे, उसकी प्रतियों को ये राष्ट्रीय महाधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें फाड़ करके फेंक दिए। ये संविधान का सम्मान करने वाले हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश में आपातकाल लगाया वो संविधान का सम्मान करने वाले हैं। जिस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया, घिनौनी, देश विरोधी राजनीति के कारण से देश की सर्वोच्च अदालत ने शाहबानो मामले में गुजारा भत्ते का जो फैसला सुनाया, उस फैसले को बहुमत की ताकत पर देश की संसद में इनके पिताजी श्री राजीव गांधी जी ने बदला, संविधान की ये बात करते हैं। देश की लगभग 100 सरकारों को, जो चुनी हुई राज्य सरकारें थीं, और उसको कांग्रेस की सरकार जो केंद्र में थी उसने बर्खास्त किया और संविधान का दुरुपयोग किया, शासन की शक्तियों का दुरुपयोग करके चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने वाले संविधान की दुहाई देते हैं। जम्मू कश्मीर को 370 के हवाले करने वाले और देश में आतंकवादियों के प्रवेश का रास्ता खोलने वाले और जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में छोड़ देने वाले, वो संविधान की बात करते हैं। संविधान नहीं खतरे में है, लोकतंत्र नहीं खतरे में है। श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, इंड कंपनी, जो परिवारवादी भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दलों के नेता हैं, उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में। नहीं, रायबरेली में नारा चल रहा है साहब आप सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुनेंगे, और आज कांग्रेस ने बाकायदा घोषणा किया कि जो 5 किलो आप राशन दे रहे हैं उसकी जगह वो 10 किलो राशन देंगे। 60 साल शासन में थे तो लोग भूख से मर रहे थे, आज एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया, उसके रहते हुए कोई भूख से नहीं मर रहा है, तो लालच दे करके सोचते हैं कि उनको वोट मिल जाएगा। जनता कांग्रेस को जानती है, यही गरीबी हटाओ का नारा दिए, गरीबों को मिटाने का काम किए, यही आज 10 किलो राशन की बात कर रहे हैं। यद्यपि इनकी सत्ता तो अभी 2047 तक आनी ही नहीं है, लेकिन कहीं सत्ता में आ जाएं तो 10 किलो राशन की जगह भाषण दे देंगे और बेच के खा जाएंगे। ये कांग्रेसियों का फार्मूला है। 100% में से 85% दलाली करके खा जाना, 15% जिसके नाम पर योजना बनती उस तक पहुंचाना। ये स्वयं राजीव गांधी जी ने देश की संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री रहते हुए कहा था
यही मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा था, देश के खजाने पर पहला हक मुसलमानों का है। और हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, देश के खजाने पर पहला हक गरीबों का है। अब तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण, मोदी जी का विकल्प कांग्रेस सहित संपूर्ण इंडी गठबंधन के पास नहीं है। देश का फैसला हो चुका है कि वो वोट पड़ रहे हैं और वोट के आधार पर जब 4 जून को गिनती होगी तो 400 पार होंगे। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रचंड बहुमत वाले प्रधानमंत्री बनेंगे और विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 तक, उसको सफल करेंगे। 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। आने वाले 5 साल तक लगातार यह राशन वितरण का कार्य जारी रहेगा। घोटाला किया था कांग्रेस और सपा बसपा के लोगों ने, गरीब को अमीर दिखाया था, अमीर को गरीब दिखाया था। जो सुविधा गरीब को मिलनी चाहिए वो अमीर ले रहे थे। मोदी जी के नेतृत्व में उसका भी परीक्षण कर लिया गया है। देश में 3 करोड़ के लगभग अभी ऐसे गरीब हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए, शौचालय मिलना चाहिए, गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। 4 जून को 400 पार होने के बाद वह योजना का लाभ उन लोगों को भी देने की शुरू। आप भी बहुत चालाकी साहब चुनाव में जीतने की बात नहीं कर रहे हैं, अगले 100 दिन के एजेंडे को डिस्कस कर रहे हैं कि हम 3 करोड़ लोगों को आवास देंगे, आइडेंटिफाई कर लिए हैं। क्यों, हमारा संकल्प पत्र में वादा किया है हमने, और जो वादा किया है वो तो जनता को बताएंगे। कांग्रेस तो जो घोषणा पत्र उनका है, उनका घोषणा पत्र तो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के रूप में नया अवतार धारण कर लिया है। हिंदुओं का, विशेष तौर से कह लीजिए ओबीसी का, एससी का, एसटी का आरक्षण छीन करके वह मुसलमानों को देने का काम शुरू कर दिया है। तो कांग्रेस की अगुवाई में अब इस देश को मतलब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त ही नहीं है लोगों को कि ये सरकार में आवे। ठीक, अच्छा वो कहते हैं जातीय जनगणना पे क्यों पीछे भागती है बीजेपी? भाजपा नहीं भी भागती है पीछे। ये इनके पास जब मुद्दा नहीं होता है, जब एक पिछड़े वर्ग का, एक गरीब माँ बाप का बेटा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, सब कुछ इनको याद आ जाता है। 60 साल जब सत्ता में थे कुछ भी याद नहीं आया। सब याद कब आया, जब मोदी जी 10 साल देश के प्रधानमंत्री बन गए। इनकी जो बेईमानी की कुंडली है, पूरा खंगालने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों की जांच करके और दोषी पाए जाने पर उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो मोदी जी बुरे हो गए। और अगर मोदी जी कह दे कि चलो जो पहले भ्रष्टाचार किया सब माफ करते हैं, तो मोदी चालीसा पढ़ने लगे। ये सब बड़े गिरगिट लोग हैं। अच्छा सर, एक जो बहुत प्रमुखता से मुद्दा उठाते हैं कि साहब पेपर लीक हुआ है, बेरोजगारी, आपको लगता है ये भी एक मुद्दा है? युवा कहता है कि साहब पेपर लीक नहीं होना चाहिए, लेकिन पेपर लीक अगर हुआ है तो उसके तथ्यों तक पहुंचा गया, उसकी व्यापक जांच कराई गई। और जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या जो इस प्रकार के राजनीतिक दल हैं, उनके द्वारा अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग प्रकार के माफिया तैयार किए गए थे। उन माफियाओं की कमर तोड़ करके रख दिया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने कानून बना दिया नकल पेपर लीक के मामले में, जिस प्रकार से प्रदेश सरकार इसको लेकर के सजग है, आने वाले समय में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आएगी, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। लेकिन हम युवाओं का उज्जवल भविष्य बने, इसके लिए हमारी सरकार पूरी जिम्मेदारी से काम कर रही है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली देश की, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार बढ़िया काम कर रही है। सर, जैसे 7 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार है, 10 साल की केंद्र की सरकार है, तो जब इसका कोई एंटी इनकम्बेंसी भी है कि प्रो कम्बेंसी आप रखते हैं? देखिए, नाराजगी किसी भी सत्ता के खिलाफ तब होती है जब सत्ता में बैठ करके आप शोषण करोगे। जब सत्ता में बैठ करके जो सेवा का उत्तरदायित्व है वह सुख भोगने में बिता दोगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो शपथ लेने के बाद से आज तक एक दिन की भी छुट्टी नहीं लिए। 18 घंटे से अधिक काम करते हैं। 70 साल से अधिक की उम्र है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। जी चाहता है, हे भारत भूमि, हे भारतवासियों, हे मेरे परिवारजनों, मैं तुम्हें कुछ और भी दूं। जो इस प्रकार से देश की सेवा में समर्पित हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैसे कोई नाराजगी पैदा होगी? उत्साह बढ़ा है। 2014 में मोदी जी की लहर थी, 2019 में मोदी जी की आंधी थी, 2024 में सुनामी है।
अच्छा सर, आप जहाँ से आते हैं वहाँ पे राजा भैया का प्रभाव है, कहते विधायक हैं उनके, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ वो नहीं जाना चाह रहे हैं, जबकि धनंजय सिंह आपके साथ आ गए। तो आपको लगता है तमाम लोग जो हैं वो अपने अपनी सुविधानुसार भी समर्थन विरोध कर रहे हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि 2014 में राजा भैया समाजवादी पार्टी के साथ थे, हमारे साथ नहीं थे, तभी वहाँ कमल खिला था। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था, तब भी वहाँ पर कमल खिला था। 2024 में भी मुझे पूरा विश्वास है कि कौशाम्बी लोकसभा हो, चाहे फूलपुर लोकसभा हो, चाहे प्रतापगढ़ लोकसभा हो, अर्थात यूपी की 80 की 80 सीटों पे भाजपा का कमल खिलेगा। जहां हमारे गठबंधन दल के साथी हैं, वहां गठबंधन दल के प्रत्याशी वह भी चुनाव में विजयी होंगे। अंडर करंट लोगों को पता ही नहीं है, गरीब मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए धुआंधार कमल खिला रहा है, पता ही नहीं है विरोधियों को। नहीं, वो तो कह रहे साहब वोटिंग कम पड़ रही है, लोगों में उदासीनता है, बीजेपी इसलिए परेशान है, उनके पन्ना प्रमुख नाराज हैं। विपक्ष के मतदाताओं में है, उनको यह मानना है कि मोदी जी की तीसरी बार सरकार बन रही है, हम उनको हरा सकते नहीं हैं, तो बदनाम होने के लिए क्यों जाएं। जो सब विपक्ष को वोट देता था, सपा को देता था, बसपा को देता था, कांग्रेस को देता था, इस बार वह वोट डालने के लिए उतनी मात्रा में नहीं निकल रहा जितनी मात्रा में निकलता था। हमारा मतदाता पिछली बार की तुलना में ज़्यादा निकल रहा है, इसलिए मैं नारा लगाता हूँ 100 में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। लोग कह रहे हैं साहब कि केशव मौर्य जी का इंटेलिजेंस बहुत तेज है, इनको पता नहीं कहाँ से पता चल गया कि चुनाव के बाद राहुल इटली और अखिलेश जी लंदन चले जाएंगे। ये किसने बता दिया आपको? देखिए, क्या है कि इन सबके पास हार का सामना, जब 4 चुनाव हार चुके हैं, 2014 हारे, 2017 हारे, 2019 हारे, 2022 हारे, 4 विधानसभा और लोकसभा मिलाकर के चुनाव अखिलेश यादव जी हार चुके हैं। अब वो हताशा के गर्त में डूब गए हैं, परिवार में अंतर कलह है, और श्री राहुल गांधी जी लगातार 2014 के बाद से प्रधानमंत्री बनने के लिए उतावले हैं। लॉन्चिंग भी होती है उनकी हर बार, लेकिन सफल नहीं होती। तो मुझे उनके ही तमाम सारे जो परिचय संपर्क वाले हैं वो लोग बताते हैं कि अगर अब की बार राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो वो इटली चले जाएंगे, और श्री अखिलेश यादव जी के लिए कहते हैं कि अगर इस बार वह लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए तो वो लंदन चले जाएंगे। तो मैंने बता दिया था लोगों को कि ऐसी तमाम उनके साथ बैठने वाले लोगों ने मुझे बताया है, उससे प्रदेश को भी अवगत होना चाहिए, देश को भी अवगत होना चाहिए, इसलिए साझा कर दिया विषय। ठीक है जी, आखिरी सवाल एक आपसे पूछे हम, केशव जी आप चुनाव देख रहे हैं, प्रबंधन कर रहे हैं, ये भी माना जाता है कि क्या बीजेपी के अंदर भी कोई नाराजगी है, लोगों में तालमेल सामंजस्य नहीं है, या वर्कर उतने निष्ठा के साथ जुटा है? और सबसे बड़ा चैलेंज, फिर भी चैलेंज आपके सामने क्या होगा? आप देखिए, पहली चीज़ तो भाजपा में कोई नाराजगी ना है ना होगी। प्रसन्नता के साथ भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, जो हमारे वैचारिक मुद्दे थे, एक एक करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उनका समाधान हो रहा है। अयोध्या हमारा वैचारिक मुद्दा था, रामलला का भव्य मंदिर बन गया, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो गई। जम्मू कश्मीर से 370 हटाना, यह हमारा वैचारिक मुद्दा था, वह भी पूरा हो गया है। सामान्य नागरिक संहिता, यह हमारे संकल्प पत्र में भाजपा ने वादा किया है, तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद सामान्य नागरिक संहिता पूरे देश में लाने का काम करेंगे। हमारा तीसरा वैचारिक मुद्दा, यह भी पूरा होने जा रहा है, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज है, उसमें निराशा नहीं बल्कि उत्साह है। 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो एक सामने दृश्य दिखाई दे रहा है, उसको देख करके हमारा युवा उत्साहित है कि मोदी जी ने यह दिन तो दिखाया जिस भारत को अमृतकाल से पहले ही, आज़ादी के अमृतकाल से पहले ही विकसित भारत होना चाहिए, वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कारण वह दिन हमें देखने के लिए 2047 तक यानी शताब्दी वर्ष का इंतजार करना पड़ रहा है। अगर उसका कोई दोषी है तो वो कांग्रेस है, कांग्रेस के साथी दल है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लक्ष्य उन्होंने रखा है वो प्राप्त करेंगे, यह देश का भरोसा है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि घर घर में खुशहाली पहुँचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी तो सब मोदी जी कर देंगे, तुम कमल का बटन दबा देना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केशव मौर्य जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि इनके सामने कोई चुनौती नहीं है, और जनता जब चुनाव लड़ती है तो परिणाम
अलग आते हैं उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। कैमरामैन वाहिद के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, लखनऊ।